फिर भी इतना मानसिक प्रेशर हो तो चल जाएगा। बात आज की चैनल के कार्यक्रम मुद्दा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम किसी न किसी ज्वलंत मुद्दे पर बात करते हैं। आज का जो मुद्दा है वह है भू माफियाओं का अजमेर में बढ़ता हुआ आतंक और हम। नियत्ता अजमेर भू माफियाओं के आतंक से ग्रस्त है। आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है, वारदात हो जाती है जो अखबारों की सुर्खियां तो बनती है और हमारे जन आंदोलन के लिए भी एक मुद्दा बन जाती है। हमारी परेशानी यह है कि हम इन मुद्दों पर बात तो करते हैं लेकिन मुखर नहीं होते, कभी सड़कों पर आने की कोशिश नहीं करते। और यही वजह है कि हम आतंक के किसी भी पर्यायवाची शब्द को अंदर तक ग्रहण कर लेते हैं लेकिन उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। अजमेर में आतंक की घटनाएं जिस तेजी से बढ़ी हैं वो भू माफियाओं द्वारा पैदा किया हुआ आतंक है। पहले ही हुआ करता था कि सरकारी जमीनों पर भू माफिया कब्जा करते थे और उनकी प्लॉटिंग करके बेच दिया करते थे। बाद में जनता रोती थी जब उन्हें मालूम चलता था कि जमीन सरकारी है। उसके बाद दूसरा दौर आया, भू माफियाओं ने दूसरी चीज की कि जमीनें सरकारी तो कब्जे में हो गई हैं, कॉलोनियां जितनी कटनी थी काट दी गई हैं, अब कहां जाए। तो उन्होंने नालों पर हमला करना शुरू किया और भू माफिया नालों पर काबिज हो गए। नदी नाले और किनारे जितने भी थे, जैसे आना सागर का किनारा है, बाड़ी नदी का किनारा है, काजी नदी का किनारा, जितने भी नाले थे उन पर अतिक्रमण होने लगा, नालों को ढक तक गया। उसके बाद क्या करें? अब आतंकवादियों का, जो हमारे भू माफिया आतंकवादी हैं, उन्होंने तीसरा एक फेज शुरू किया कि उनके घर पर नजर पड़ने लग गई। हमारे निजी घरों पर, जब ये घर मुझे पसंद है, ये घर हमारे काम का है, मालिक के पास जाएंगे, उनसे अनुनय विनय करेंगे, अरे साहब बेच दो, फायदे में रहोगे, ये है। दूसरा फेज ये आएगा कि उनको डराया धमकाया जाएगा। तीसरा फेज ये आएगा कि आपको जोर जबरदस्ती से मकान खाली करने के लिए कहा जाएगा। ऐसी 3 घटनाएं अभी हाल ही में हुई। इससे पहले जो बेनामी धंधा और उसके कारोबारी थे, उन्होंने जो आतंक फैलाया था अलवर गेट थाने के अंदर, वो आप लोगों के सामने है। आपको याद होगा कि किस तरीके से बेनामी करोड़ों रुपए की संपत्ति के कागजात इधर से उधर, सिर्फ कागजात बिकते थे और कागजात खरीद लिए जाते थे। आज स्थितियां क्या हो गई हैं, आइए चलते हैं। मैं आपको कुछ वीडियो फिल्म्स दिखाऊंगा, उसके बाद में मैं बताऊंगा कि मैं किन लोगों को आपके साथ में अपने विचार व्यक्त करने के लिए लाया हूं। आइए, संजय जी से मेरा आग्रह है कि वे वीडियो क्लिप्स दिखाएं। पहले हम लोग चाहते हैं साहब कि हमें सरकार की तरफ से कुछ मदद मिले और हमारा जो बच्चा मजदूरी करने के लिए जा रहा था उसका इस मैटर से कोई लेना देना नहीं था। वो एक बेलदारी का धंधा करता था और दुकान पे जाके काम करता था और वो उसके साथ ये घटना हुई, जिन्होंने मारे वो लड़ाई से मेरे बच्चे का कोई लेना देना नहीं। और इसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं साहब, कोई लेना देना नहीं है। अपने को सरकार की तरफ से मदद चाहिए, सहायता चाहिए और कुछ नहीं। और अपराधियों को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा चाहिए साहब, और कुछ नहीं चाहिए अपने। माँ की कसम भाग गया। क्या बोला तू? तो देखा आपने कि किस तरीके से एक पार्षद और उनके पुत्र ने मारामारी की और असली मकान, जो जमीन का मालिक था, उसके साथ ये व्यवहार किया। तो ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं। इन घटनाओं पर बात करने के लिए आज मैंने जिन 2 वरिष्ठ लोगों को बुलाया है, वो शहर में अपने परिचय के मोहताज नहीं है। मेरी दाईं तरफ जो खड़े हुए हैं वो प्रेम आनंदकर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबा अनुभव है पत्रकारिता का उनको, और इन दिनों उनके ब्लॉग भी बहुत पसंद किए जा रहे हैं, लोकप्रिय हैं। मेरे उस तरफ खड़े हुए हैं चंद्रभान सिंह राठौड़, आप बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और कई बार बार के पदाधिकारी रहे और उनके कार्यकाल में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई थी जो चर्चाओं के घेरे में रही, अखबारों की सुर्खियां बनी। मैं दोनों ही महानुभावों का स्वागत करता हूं। चंद्रभान जी आपका स्वागत, आनंदकर जी आपका स्वागत कि आपने अपना बेशकीमती समय हमें दिया। तो सबसे पहले बढ़ते हुए भू माफियाओं के आतंक पर मैं प्रेम आनंदकर जी से बात करना चाहूंगा कि वो इस विषय में क्या कहना चाहते हैं। सुरेंद्र जी,
मुद्दा बहुत ही अच्छा रखा और शहर के लिए नहीं, मैं तो कहूँगा पूरे जिले के लिए बहुत ज्वलंत मुद्दा है। अब अगर आप पिछली कुछ घटनाओं को देखें तो मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अजमेर बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है जी। यहाँ कभी भी कोई ऐसी चिंगारी जलेगी और विस्फोट हो जाएगा। अब आप अजमेर की पिछली घटनाओं को देखिए। एक तो आना सागर का जो आईएनसीसी ऑफिस के सामने जैन महिलाओं का कांड है, उसके बाद आज की कोई घटना है रूपनगढ़ का, आप घटनाक्रम देखिए। तो कुल मिला के अजमेर शहर ही नहीं पूरा जिला भू माफियाओं, दबंगों और लठेतों का बनता हुआ जा रहा है। बहुत सही बात। अब हमारी समस्या यह है कि जो हमारे राजनेता या जो जनप्रतिनिधि है, वो चाहे अजमेर शहर के हो चाहे अजमेर जिले के, वो प्रभावी लगाम लगाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का भरपूर सहयोग नहीं मिल रहा। अब आज की एक घटना का, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा सुरेंद्र जी, आप एक घटना का देखिए कि जो घटना हुई, कल घटना हुई, उसका जो सारे अखबारों में जिक्र है और वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहे हैं। आप सवाल ये देखिए कि वहां सरकारी अधिकारी भी पहुंच जाता है जी, किसके आदेश से पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, कोई अता पता नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि हम अतिक्रमण को जो बढ़ावा दे रहे हैं ना, हम कई बार होता ही है कि हम जनप्रतिनिधियों को कोसने लगते हैं। हम जनप्रतिनिधियों को इस चीज कोसने लगता है कि वो हमारे द्वारा चुने गए हैं, लेकिन हम अधिकारियों से सीधा जवाब तलब नहीं करते, प्रशासन से जवाब तलब नहीं करते। नगर निगम और अजमेर विकास प्राधिकरण के अंदर इतना ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है कि वहां अधिकारी खुद अतिक्रमणकारियों को सह देते हैं, बहुत सही बात है, पैसे दे देते हैं, और सरकारी जमीन पे जिसने अतिक्रमण किया उसको उस पर मकान बनाने के लिए नक्शा पास कर देते हैं। तो आप ये देखिए कि हम जाकर हमारी जो सरकारी एजेंसियां हैं, नगर निगम और अजमेर विकास प्राधिकरण, उनमें क्या हो रहा है। मतलब अब आप ये देखिए, अजमेर विकास प्राधिकरण और नगर निगम के अंदर जेईएन की भरमार है जी। और मैं ये इस दावे के साथ कहता हूं, इसको मुझे कोई गुरेज नहीं है, कि अधिकांश जेईएन एईएन अवैध निर्माण और अतिक्रमण कराने में, भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है, हिस्सेदार है, बिल्कुल हिस्सेदार है। अब आप ये देखिए कि सारे जेईएन को, जो जेईएन का काम होना चाहिए शहर के विकास में, उनकी भागीदारी होनी चाहिए, उनसे प्रारूप मांगना चाहिए, शहर के विकास के बारे में रिपोर्ट मांगनी चाहिए, वो तो रिपोर्ट नहीं मांगी जाती। अब उनको इस काम पे लगा दिया, आप अतिक्रमण देख के आइए, आप देख के आइए, मेरा उस पर आपत्ति नहीं है। कोई अवैध निर्माण करा रहा है, आप उस पर चालान करिए, उसको नोटिस दीजिए। लेकिन सवाल यह है कि जो बेचारा कोई गरीब जिसका नक्शा पास है, अगर उसने जरा सा 1 फीट ऊपर बालकनी निकाल ली, 2 फुट बालकनी निकाल ली, सड़क से उसका कोई लेना देना नहीं है, अतिक्रमण से कोई लेना देना नहीं, उसके यहाँ तो आप ज्यादा मत हैं और उसको नोटिस दे देते हैं, फिर नोटिस के आड़ में आप तोड़बट्टा कर लेते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं जो सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, उनको आपको रोकने की हिम्मत नहीं है। क्या भाई आपकी उनसे साठगांठ है, क्या दिक्कत है? लेकिन अब ये आपने देखिए कि जो घटना हुई लठेतों और दबंगों की, सबसे बड़ी घटना आपने आना सागर के रोड वाली है, कितनी विचलित करने वाली। वो तो ठीक है, पुलिस प्रशासन का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उनकी सेवा की और शहर में उनका जुलूस भी निकाला, ऐसा होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अजमेर का प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों अजमेर को इस आग में झोंकने के लिए तैयार बैठा है, क्यों नहीं कड़े कदम उठा रहा है। एक बीच में आपको मैं टोकना चाहूंगा, आप बहुत अच्छे विषय पर बहुत अच्छी तरह से जा रहे हैं। इस मामले में एक सबसे बढ़िया बात ये हुई कि ये प्रशासन शायद उतना सक्रिय नहीं होता अगर विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी इसमें सक्रिय नहीं होते और वो इस पूरे मामले को अपनी निगरानी में नहीं लेते। उन्होंने जिस तरीके से अधिकारियों को हड़काया और उनको कहा कि मैं इस मामले में कभी भी कोई जाति नहीं होने दूंगा, और भूमाफियाओं के खिलाफ उन्होंने जिस तरीके से एक मुहिम छेड़ रखी है, मेरा तो याद आता है मुझे, मैं आपको बताऊं आनंदकर जी, राठौर साहब, आपको भी ध्यान होगा कि जिस समय यहाँ कृष्णगंज के अंदर एक ब्लैकमेल कांड की पुनरावृत्ति जैसा एक मामला आया था, उसमें भी देवनानी जी के एकदम से बयान में निकाला कि ऐसे लोगों के खिलाफ बुलडोजर चला लेना चाहिए। बुलडोजर नहीं चला, कोई बात नहीं, कोई वो नहीं है, लेकिन उनका एक सिस्टम है कि वो गैर कानूनी काम के खिलाफ किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। ये उनकी एक वो स्ट्रेटेजी जो इस कार्यकाल में देखने को मिली है, वो भूमाफियों के खिलाफ है। और लड़कियों महिलाओं वाला जो मामला था आना सागर के खिलाफ वाला, आना सागर में जो घटित हुआ, उसमें भी शुरू से लेकर आखिर तक और अब तक जो उन महिलाओं को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, पुलिस वाले रोज पूछते हैं उनसे कि आपको कोई कष्ट तो नहीं है, कोई कुछ तो नहीं है, और जिस तरीके से आक्रमण जो उनको किडनैप करके लेके गए थे,
तो उनके खिलाफ जिस तरीके का जुलूस निकाला गया, ये किसी कीमत में हो नहीं सकता था अगर देवनानी जी की उसके अंदर वो नहीं हो। तो इससे एक अच्छा मैसेज गया कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा ही भुगतना पड़ेगा। सुरेंद्र भाई, मैं अपनी उसी बात पे आ रहा था। वो आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। और देवनानी जी को मैं बहुत ईमानदारी से बहुत तहे दिल से धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि वो अजमेर, उन्होंने तुरंत इनिशिएटिव लिया और वो अजमेर में भी नहीं होते तो इस घटना से वो जयपुर में बैठे बैठे जिला पुलिस प्रशासन से, कलेक्टर से बात करते, अजमेर में थे, वो दोनों जैन समाज की महिलाओं से, बहनों से मिले और उन्होंने जिस तरह से इनिशिएटिव लिया उस तरह से अपराधियों के हौसले पस्त होने चाहिए। लेकिन मेरा फिर सवाल ये है कि आखिर कब तक देवनानी जी निर्देश देते रहेंगे जी? क्या मतलब हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिस पद पे बैठे सुशोभित हैं, वो अच्छी बात है और उनके निर्देशों की पालन, लेकिन देवनानी जी के पद का उनको पहले ही डर होना चाहिए। शहर की कानून व्यवस्था सुधर जानी चाहिए। सवाल ये है कि हमारे देवनानी जी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। मैं और अगर हो सकता, मेरे को एक आशंका है कि यदि देवनानी जी इंस्ट्रक्शन नहीं देते तो हो सकता है पुलिस इतनी त्वरित कार्यवाही नहीं, बिल्कुल मेरा ही मानना है, बिल्कुल नहीं। अभी आप देखो, 2 दिन पहले माननीय देवनानी जी अजमेर में थे, सर्किट हाउस में, उनसे नई एसपी वंदिता राणा ने मुलाकात। उन्होंने वंदिता राणा से 2 शब्दों में कहा, मुझे अतिक्रमण और अपराध मुक्त शहर चाहिए। 2 लाइन उन्होंने कही है और उसमें उसका पूरा सार आ गया। उन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं से मुक्त बनाया की बात कही है। आप अतिक्रमण की बात करें तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। तो देवनानी जी तो शहर के लिए बहुत पीड़ा ले रहे हैं, बहुत दर्द ले रहे हैं, लेकिन इस दर्द को इस शहर के लोगों को भी तो समझना होगा। अब आम जन का भी तो सहयोग मिलना चाहिए, बिल्कुल मीडिया वालों को, हमको, देवनानी जी को। आनंदगढ़ जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैं अब हमारे जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं चंद्रभान सिंह जी राठौड़, उनसे मुखातिब होना चाहूंगा और उनसे एक सवालों के जरिए इस यात्रा को शुरू करूंगा कि आप ये बताइएगा कि भू माफियाओं के बढ़ते आतंक के खिलाफ कानून क्या कहता है और क्या करना चाहिए, क्या इनकी वो सीमा रेखा है कानून की? देखिए साहब, जमीन किसकी और भूमाफिया है या अपराधी कौन? जमीन शहरों में जो है नगर निगम के पास है, अजमेर विकास प्राधिकरण के पास है और वन विभाग के पास है जी। तीनों ही बहुत बड़े डिपार्टमेंट्स है। और चौथी जमीन किसी व्यक्तिगत पसंद की है, खातेदार की है या मालिक की है, किसी भी तरीके व्यवसायिक उपयोग की हो सकती है, भूखंड हो सकते हैं। अब इन जमीनों पे जो नजर रहती है भूमाफियाओं की, तो आप देखिए किस तरीके से ये संगठित अपराध करते हैं जी। बहुत संगठित अपराध इसलिए करते हैं कि एक गिरोह टाइप बने हुए, हर एरिया में अपने अपने गिरोह बने हुए हैं भूमाफियाओं के जी। और इतने संगठित अपराध है कि आप देखिए कई होटल्स पे बैठे हुए मिल जाएंगे 5-7 भूमाफिया लोग या जमीन का व्यवसाय करने वाले लोग। अब जिसको भी जमीन बेचनी है या जानकारी में आता है कि इसकी जमीन बिकाऊ है, ये बेचेगा, तो उससे लगातार कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर देते हैं जी। जिनके नाम जमाबंदी है उनमें से किसी एक भाई को तोड़ते हैं, बिल्कुल ये उससे स्टेटोलॉजी है इनकी, उससे एक से रजिस्ट्री करा ली, या बहनें कहाँ है रह रही है तो उसको बुला के रजिस्ट्री करा लेते हैं ये, या एग्रीमेंट करा के पटक देते हैं। अब उनका आगे का चक्री ऐसे चलता है कि एक से रजिस्ट्री करा ली तो भाई तेरी एक बहन ने हिस्सा दे दिया। अब क्योंकि बंटवारा नहीं हो रखा है, तरमीम नहीं हो रखा, तरमीम का मतलब है कि कौन सा हिस्सा किस भाई के जा रहा है जी। तो ये जमीन जो लैंड लॉर्ड है या लैंड के मालिक है तो उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब वो भाई चाके भी नहीं बेच सकता, उससे स्टे लगवा देते हैं कि साहब ये जो जमीन है मेरा हिस्सा तो मेन रोड पे आ रहा था, आपने मेरा हिस्सा पीछे कैसे हो गया? वो एसडीएम कोर्ट में दावा पेश हो गया, रिश्ते हो गए। अब रिश्ते हो गया तो किसी भाई को नीड है, वो जमीन निकालनी है, बच्चों की शादी है या वो कोई बहुत कुछ काम करने जा रहा है, बीमार हो गया, इलाज कराना उसको, तो वो चाके भी नहीं बेच सकता। वो भूमाफियाओं के जाल में ऐसा फंस जाता है कि मजबूरी में उसको देनी पड़ती है जमीन जी। तो इस तरीके से संगठित अपराध हो गया। अब आप देखिए नगर सुधार न्यास के पास जमीन रहती है, अब क्योंकि नगर सुधार न्यास के पास बहुत कम जमीन बची हुई रहती है या जो यूआईटी ने जमीन दे रखी है तो स्ट्रिप लैंड है, कहीं कहीं खाली प्लॉट्स पड़े हैं, तो उनपे भी भूमाफियाओं का आतंक रहता है। या फिर वो कहते हैं कि साहब इसमें बढ़ा लो, ये स्ट्रिप लैंड नाले के पास की जमीन है,
नाले के पास की जमीनों को कब्जा करा देते हैं। वो पड़ोसी दुखी हो जाता है उनसे, वो इस तरीके से वहां गिरोह के रूप में अपराध शुरू हो जाता है। दूसरी नगर सुधार न्यास। अब देखिए आप नगर सुधार न्यास के वहां आप गए या कोई काम करा रहे हैं, एडीए हो गया, एडीए नगर सुधार न्यास एडीए हो गया, तो वो रिकॉर्ड ले रहे हैं, उनसे रिकॉर्ड लेने में परेशानी आ जाती किसी को। अब पंजीयन विभाग दे दिए, इससे कनेक्टेड विभाग है सारे। अब आप रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं, रजिस्ट्री पंजीयन विभाग वाले बहुत बड़ा फार्म है, 2 पेज का फार्म देते हैं, उसमें ये ऐसी ऐसी चीजें लिखी रहती है कि आप जमीन को किसी और के नाम कराने से पहले वो सारी फॉर्मेलिटियां पूरी करनी पड़ती है। और वो अधिकृत पटवारी और वहां के जो हल्का जमीन के जो देखरेख करता है वो भी अधिकृत रहता है कि मौके पे जाएंगे, उसका नक्शा बनाएंगे, कौन सी भुजाएं टच हो रही है उससे नहीं हो रही है। तो ये पंजीयन विभाग है, ये ऐसे मौके की कार्रवाई करता ही नहीं है। यदि कोई व्यक्ति या पटवारी या संबंधित अधिकारी जो भू अभिलेख से संबंधित अधिकारी या रजिस्ट्री से संबंधित अधिकारी मौके पे जाएगा और वहां मौके की स्थिति ये रहती है कि पड़ोस में किसका खेत है या किसका मकान है या किसका प्रतिष्ठान कोई बना हुआ, तो उसको पता चलेगा कि ये प्लॉट बिकाऊ है या ये खेत बिकाऊ है। तो उसके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर सकता है कि ये डिस्प्यूटेड तो नहीं है, किसकी है। अब इसमें देखिएगा आप, इसके साथ लिंक हो जाता है आपराधिक रिकॉर्ड या आपराधिक कृत्य, मान लो फोर्जरी। तो फॉल्स फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेते हैं ये लोग। फॉल्स फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से तैयार करते हैं, या तो कोई मर गया उससे पहले की वसीयत तैयार करा ली कि साहब आपका भाई ने तो हमारे नाम वसीयत कर दी थी, ये डिस्प्यूटेड कर दिया पूरा मैटर। अब आदमी क्या करता है, मजबूरी में उसको समझौता करना पड़ता है भू माफियाओं से या जो जमीन के कारोबार करने वाले लोगों से। तो आप देखिए ग्राम पंचायतों के मामले भी रहते हैं कि जो अजमेर से सटा हुआ शहर रहता है, तो ग्राम पंचायत के मामले हैं, तो उनका भी म्यूटेशन किस तरीके से सरपंच से मिलके और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देके और अपने नाम म्यूटेशन खुलवा देते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मेरे बैंक अकाउंट है, मेरे बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए, मैं 5,001 रुपए एक्स्ट्रा नहीं निकाल सकता। तो आप ये लैंड बैंक बना देनी चाहिए सरकार को कि लैंड बैंक हो गई तो किसने कितना प्लॉट 200 गज के कितने 10 बीघा जमीन में कितने बिके, 5 बीघा जमीन में कितने बिके, वो माइनस बैलेंस रहना चाहिए उसका। तो पता रहे कि वो सरकारी जमीन उससे अटैच है तो नहीं बेच रहा। भू माफिया जमीन का कारोबार करने वाले लोग बाग सबसे पहले ये काम करते हैं कि जमीन ले ली, खरीद ली उन्होंने, सबसे पहले उसके आसपास जो जमीन है सरकारी उसकी रजिस्ट्रियां कराते हैं मौके पे, क्योंकि अधिकारी नहीं जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती मैं जो मानता हूं कि ये भूलेख से संबंधित अधिकारी है, पटवारी है या जो भी संबंधित विभाग वाले हैं, उनकी गलती मान रहा हूं कि इतनी तो जमीन ही नहीं है, आपने इतनी रजिस्ट्री करा कैसे दी। सही बात है। वास्तव में 3 बीघा जमीन है, 3 बीघा 3 बिस्वा है, वो जमीन 5-5 बीघा तक बिक जाती। अब वो जमीन चौड़ी तो हो नहीं सकती है, जितनी ही रहेगी, बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये जमीन आती कहा कि वो उनकी नजर सरकारी जमीन पर विशेषकर रहती है। अब दूसरी बात आती है, कोई शिकायत कर दी है कि साहब ये सरकारी जमीन पे ये प्लॉट बेच दिया। अब पटवारी लोग ऐसे हाथ खड़े करते थे कि साहब ये तो शेर आ गया, हम तो नाप चोप कर ही नहीं। अब सैटेलाइट से नाप चोप होता है। आज का जमाना वो जरीब का जमाना नहीं रहा कि जरीब डाल के आप नाप चोप करोगे, या जरीब में कोई विरोधाभास आता है, उसकी लंबाई कम आ जाती है। अब तो सैटेलाइट का जमाना है, आपके पिंक पॉइंट जमीन आपका कहाँ क्या आ रहा है वो सारी आ जाती है। तो ये अब देखिए बार बार पटवारी हड़ताल पे क्यों जाते हैं। एक बार ये बात सुनने में आई थी पटवारियों को हटाई दो, जरूरत ही नहीं पटवारियों की। तो ये सारे झगड़े की जड़ जो कोर्ट में कैसे जाते हैं, आधे झगड़े तो पटवारियों की वजह से ही आते हैं। यार ये लिटिगेशन जो बढ़ रहा है, ये संबंधित सरकारी विभाग इसमें बहुत बड़ा लाइबिलिटी रखता है अपनी, और सरकारी विभाग सचेत होकर आज भी काम करे। तो मैं ये इस दावे के साथ कह सकता हूं कि ये लिटिगेशन जो जमीन से जुड़े हुए मामले हैं और जिस तरीके से जमीन से व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये लिटिगेशन कम हो जाएगा, क्योंकि जानबूझ के ये कराते हैं। तो
प्रभावित कौन हो रहा है? जो लैंडलॉर्ड है या जिसकी जमीन है वो प्रभावित हो रहा है। गरीब आदमी कहीं कहीं मजबूरी में वो उनकी मजबूरी का भी फायदा उठाते हैं। कई कारण होते हैं इस तरीके से। बिल्कुल सही कहा वकील साहब। मैं आगे बात करूंगा आपसे। मैं इसी मामले में आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो कानूनी दांवपेच वकील साहब ने बताया, बहुत मतलब ये बिल्कुल व्यवहारिक पहलू है इसका। इसमें हो सकता है कि कुछ लोगों को दर्द हो, दुख हो, तकलीफ पहुंचे कि यार इन्होंने ऐसा हमारे लिए कैसे कह दिया, हमारे वर्ग के लिए ऐसे कैसे कह दिया। बाकी सच्चाई ये है कि आम आदमी जिस तरीके से त्रस्त हो रहा है और इस कानून के अंदर दांवपेच खेलने वाले ये जो अधिकारी हैं या छोटे मोटे जिन भी स्तर पर ये भ्रष्टाचार होता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? सुरेंद्र जी, मैं न्यायपालिका का पूरी तरह सम्मान करते हुए जी बहुत शिद्दत के साथ ये कहना चाहता हूं कि न्याय अब हर किसी के बस की बात। अब आप देखिए कि न्यायालय के कोई मान लो रिट दायर कर दिया, कोई मुकदमा दायर हो गया, तो जो अपीलार्थी है जी वो इतने चक्कर काटेगा, उसकी जूतियां घिस जाएंगी, एडियां घिस जाएंगी, आखिर में हार थक के वो बोलेगा भैया यार जाने दो, मेरा तो है जो जा रहा जाने दो, मुझे तो सुकून चाहिए। ये मैं न्यायपालिका का बिल्कुल सम्मान के साथ सम्मान रखते हुए बात कर रहा हूँ। और बहुत पीड़ा इस चीज की कि न्यायपालिका में जो न्याय की जो देरी हो रही है ना, उसके वजह से वो पीड़ित हो जाता है। मतलब उसको उसका दर्द तो कोई समझने वाला है ही नहीं। अब सवाल ये है कि जिन दबंगों ने अपने दम पर अधिकारियों से मिलकर कागज तैयार कराए, उन कागजों के आधार पर वो व्यक्ति कहां ठहरता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सवाल ये है कि जिस तरह से अधिकारियों का ये जो भू माफियाओं का और इनका जो पूरा गठबंधन चल रहा है, अब आप ये देखिए, पहले तो खाली जमीन मिलती थी शहरों में, जिलों में खाली जमीन। अब खाली जमीन देखे नहीं दिखती है। बिल्कुल खाली जमीन में तो खैर भूमाफिया कब्जे कर रहा है। जब खाली जमीन नहीं मिल रही है तो वो लोगों को धमका कर मकानों पे कब्जे कर रहे हैं, जिसमें दो घटना आपके आना सागर रोड की और रूपनगढ़ की सामने आती है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस मामले में भी वही हुआ जो वकील साहब कह रहे हैं। बिल्कुल, वकील साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि वो किसी भी पुराने मरे मृतक आत्मा की और उसका कोई दस्तावेज फर्जी बना के और मतलब सिर्फ उनको क्या करना है, उनको मालूम है कि हम इसके मालिक नहीं बन सकते, ना हम इसको खरीद सकते हैं, ना हम इसको बेच सकते हैं, फर्जी मालूम है, लेकिन फर्जी डॉक्यूमेंट बना के कम से कम वो उसको विवादास्पद कर देते हैं। और फिर उसका जो विवादास्पद होता है उसका फायदा बड़े माफिया। आप ये देखिए, फर्जी दस्तावेज से रजिस्ट्री तक हो जाती है। रजिस्ट्री डिपार्टमेंट कर क्या रहा है? हाँ बिल्कुल, डिपार्टमेंट भाई जो मकान का मालिक है उसको बुला के तो आप तस्दीक करोगे, कहीं ना कोई तस्दीक की व्यवस्था नहीं है, वहां भी दलाल बैठे हुए हैं। हाँ। आप फर्जी दस्तावेज ले जाओ, रजिस्ट्री करा लो, आपके मकान की जमीन में अपना नाम करा सकते। बिल्कुल यही हो रहा है। हाँ। तो ये सारा घालमेल चल रहा है। तो मेरा तो यह है कि मैं शहर हित में एक निवेदन कर लूं कि मैं आदरणीय माननीय देवनानी जी जो हमारे सजग नेता और हमें बहुत उम्मीद है और वो कर भी रहे, आज जिस उम्र के पड़ाव पे हैं उस उम्र में भी पूरी शिद्दत और पूरी ऊर्जा के साथ वो काम कर रहे हैं। मेरा तो कहना है कि माननीय आदरणीय थोड़ा सा आप इन पे भी ध्यान दे लेंगे तो ये शहर आपके गुणगान करेगा, आपको वाहवाही देगा और आप इन शहर के लोगों की दुआएं लेंगे। बिल्कुल सही। तो मेरा अब मैं वकील साहब आपसे आखिरी सवाल करूंगा और उसके बाद में हम ये कार्यक्रम को विराम देंगे क्योंकि हमारा समय निश्चित होता है। तो ये है कि जो ये आप सरकार से या राजनेताओं से क्या उम्मीद करते हैं और आम आदमी से क्या उम्मीद करते हैं कि वो किस तरीके की जागरूकता बरते हैं? जागरूकता के लिए आप क्या कहना चाहिए? जागरूकता के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जमीन की किस्म होती है जी, जमीन की जमाबंदी होती है जो ग्रामीण क्षेत्र में होती है। तो वो जैसे सिंचित जमीन है, असिंचित जमीन है, आबादी की जमीन है, चारागाह की जमीन है, तालाबी जमीन है, नदी की है, नाले की है, सारी किस्म लिखी रहती है उसमें। तो जो क्रेता है उसको जमीन की किस्म का विशेष ध्यान रख के उससे संबंधित दस्तावेज निकाल के ही खरीदनी चाहिए, वरना ऐसे जंजाल में फंस जाएगा। अब्दुल रहमान वाला केस है, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने डिसीजंस दे रखे हैं कि नदी नालों की जमीन जो है कोई पहचान नहीं करे, अतिक्रमण नहीं करे, बहुत डिटेल का जजमेंट है, लेकिन उसके उस आदेशों की अनुपालना कितनी हो पा रही है? नदी नाले, पानी का सिंचित, चरागाह, ये सब पर तो कब्जे हो रहे हैं और अवैध। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अजमेर में हो रहे हैं, आप ये देखिएगा कि मतलब पूरे जगह जहां जहां नदियां हैं उनको भी रोक लिया गया, उनके खिलाफ तो सब जगह पे हो रहे हैं। वकील साहब देखिए, इसकी कंप्लायंस करने का संबंधित विभाग का काम है। न्यायालय ने आदेश दे दिया, उसका एग्जीक्यूशन कराना अधिकारियों का काम है। मैं कह रहा हूं कि अधिकारी अगर अपनी ईमानदारी से और सच्चाई और निष्ठा से काम करे तो ये
इस तरीके का जो अपन सुनने को और चर्चा करने के लिए बैठे हैं, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़े। लाइबिलिटी सारी अधिकारियों पर जाती है। और अधिकारी अगर मौके पे जाके सारी चीजें देखे, मौके की हकीकत जाने, वो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, उनको पता ही नहीं कि मौका कहाँ है जी, तो उनको जाना चाहिए मौके पे जी, और कार्रवाई करनी चाहिए, मौके की स्थिति और बयान दर्ज करने चाहिए। दूसरी बात मैं एक इसमें कहना भूल गया था कि गिरदावरी होती है, कब्जा। आप कभी किसी की जमीन खरीद रहे हो तो हर 6 महीने की गिरदावरी भरी जाती है। गिरदावरी का मतलब है कि आपका फसल कौन बो रहा है, प्लस उस पर क्या आपने फसल उगाई है। तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि गिरदावरी भी आप प्रत्येक साल की ले सकते हो कि किसकी कब्जा और काश्त दोनों कहलाते हैं। कब्जा किसका है, जिसकी जमीन है, काश्त भी कौन कर रहा है, और क्या काश्त हुई है, उस पर क्या पैदा जो फसलें डाली है कौन सी। तो ये जमीन से रिलेटेड 8-10 डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके ही क्रेता को ये जमीनें जो है खरीदनी चाहिए, ताकि ये आजकल का ये जंजाल है इसमें फंसे नहीं। दूसरा, संबंधित अखबार के माध्यम से भी आप आम सूचना भी जाहिर कर सकते हो कि साहब ये क्रेता है, देते भी हैं डिपार्टमेंट वाले, दिलाते भी है नगर निगम और यूआईटी के अखबार में आपको साया कराना है। मगर ये लोग जमीन के जो धंधा करने वाले लोग हैं, ऐसे अखबार में साया कराएंगे जिसका डिस्ट्रीब्यूशन कम हो या उस तक जाते ही नहीं हो। संबंधित घर है तो उसको ब्रोकर को ही कह देते हैं कि भाई इसके वहां अखबार मत डालना सुबह। तो ये इस तरीके से संगठित अपराध जो मैं कहना चाह रहा था, सही ये खेल चलता है। खेल को रोकने के लिए अधिकारियों को सचेत होना पड़ेगा, उनके वारिसान को ढूंढना पड़ेगा और वारिसान को सूचित करना पड़ेगा कि भाई ये उनसे व्यक्तिगत कई प्रयास करने पड़ते हैं, जब जाके ये भूमि का जमीनों का खेल है ये कम पड़ेगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से भूमाफिया आतंक फैलाते हैं। अधिकारियों की भूमिका क्या होनी चाहिए, क्या रह गई है, धंधेबाज दलाल किस तरीके से शहर को आतंकित कर रहे हैं, किस किस तरीके की घटनाएं क्यों क्यों हो रही हैं, किस तरह संपत्ति को विवादास्पद बनाया जाता है और उसके दाम गिराए जाते हैं, कौन इस तरीके का काम कर रहा है। और सबसे बड़ा बात जिस पर हमने बात की आज, वो ये कि हमारे जनप्रतिनिधियों की इसमें भूमिका क्या है, वो किस रूप से प्रशासन को, अधिकारियों को इस्तेमाल करते हैं जनता को राहत दिलाने के लिए। इस पर बात हुई। मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय चंद्रभान जी राठौड़ साहब का, जो बार के प्रेसिडेंट है, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी प्रेम आनंदकर साहब का। दोनों ने अपना कीमती समय दिया। जनता को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। जिनको पसंद नहीं आया उनसे मैं क्षमा चाहता हूं, और जिनको पसंद आया उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो मुखर आए, और आप में कोई प्रॉब्लम हो, अपनी कोई समस्या हो तो उसको जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएं। आप इस मुद्दे पर अगर बात करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हमारा एक कार्यक्रम है मुद्दे पर मुद्दा, उसमें किसी भी मुद्दे, इस मुद्दे पर आप अगर बात करना चाहते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम है, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। आज इतना ही। थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर।